नमस्कार। इस ऑडियो में हम लोग जानेंगे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर के वातावरण अर्थात बाह्य जगत पर आश्रित रहता है, जिसे सामान्य भाषा में पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ, अर्थात किसी वस्तु या प्राणी को जो भी वस्तु चारों ओर से ढके हुए है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। सभी जीवित प्राणी अपने पर्यावरण से निरंतर प्रभावित होते हैं तथा वह उसे स्वयं प्रभावित करते हैं। संपूर्ण जैवमंडल की सुरक्षा कवच देने वाले दो तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व वायु, जल, वर्षा, भूमि, नदी, पर्वत इत्यादि, एवं मानवीय तत्व अप्राप्त की प्राप्ति में प्रकृति से प्राप्त संरक्षण है। वेदों में इन दोनों तत्वों का वर्णन उपलब्ध है। ओम पूर्णभदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात इसका स्पष्ट भाव है कि हम प्रकृति से उतना ग्रहण करें कि जितना हमारे लिए आवश्यक हो, तब प्रकृति की पूर्णता को क्षति न पहुँचे। परिवारों में माँ दादियाँ इसी भाव से तुलसी की पत्तियाँ तोड़ती हैं। वेद में एक ऐसी प्रार्थना की गई है, यत्ते भूमे विखानमि क्षिप्रम तदप्ति रोहतु माँ ते मर्म विमद्रवि याते हृदय मपितम। अर्थात हे भूमि माता, मैं जो तुम्हें हानि पहुंचाता हूँ शीघ्र उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। हम अत्यधिक गहराई तक खोदने में सावधानी रखें, उसे व्यर्थ खोदकर उसकी शक्ति को नष्ट न करें। गिलबर्ट ने कहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अब जानते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 अत्यधिक चर्चा में क्यों है और इस पर एक समीक्षा। पिछले कुछ दिनों में फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे को लेकर कई आंदोलन किए। गौरतलब है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक जन आंदोलन संस्था है। इस संस्था ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी नए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 2020 के मसौदे को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इसके लिए इस संस्था ने कई पर्यावरणीय आंदोलन भी किए। कोविड-19 महामारी के दरमियान भारत सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे को सार्वजनिक किया ताकि जनता की राय इस पर जानी जा सके और उनके सुझावों को अमल में लाया जा सके। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिर पर्यावरण प्रभाव आकलन होता क्या है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन योजनाकारों के लिए उपलब्ध एक ऐसा उपकरण है जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरणीय चिंताओं के साथ विकासीय गतिविधियों के सामंजस्य को स्थापित करता है। EIA को भारत में पहली बार 1978 में नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में पेश किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA को अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण मूल्यांकन प्रस्तावित कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के फैसले से पहले योजना, नीति, कार्यक्रम या वास्तविक परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना को प्रस्तावित में संपादित किया जा सकता है या इसे बाद में बदलना या बंद करना पड़ सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EIA का अध्ययन एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करती है और एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब इस मसौदे को लेकर जो प्रश्न इस वक्त बन रहा है वो इस प्रकार है।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आप क्या समझते हैं? प्रस्तावित नए मसौदे के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और उनसे संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। जैसा कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है ये तो पहले समझाया जा चुका है। अब आगे समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन में 27 मार्च 2020 को अधिसूचना 2006 में संशोधन किया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से निपटना और विभिन्न दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना। इस मसौदे की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। वे परियोजनाएं जो ए श्रेणी में आती हैं उन्हें अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है, जिसमें आधारभूत डाटा और सार्वजनिक परामर्श का संग्रह शामिल होता है, जबकि B2 श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को मूल्यांकन से छूट हासिल है। राज्य स्तर पर मूल्यांकन के विकेंद्रीकरण की सुविधा के लिए इन प्रस्तावों का पुनः वर्गीकरण किया गया ताकि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। कम समय के भीतर देश में सभी महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह सलाह दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त हुए प्रस्तावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी डिजिटल तकनीक का उपयोग करें। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यक्ष बैठकों के माध्यम से इन सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसका विश्लेषण किस प्रकार होगा? गौरतलब है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ गैर सरकारी संगठनों और पर्यावरणविदों ने ये आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा लाया गया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 पर्यावरण प्रभाव आकलन के मूल प्रावधानों को कमजोर करता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में बदलाव करने के लिए लाया गया ये नया मसौदा पर्यावरण विरोधी है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना में आपत्तियों को आमंत्रित करने की अवधि को 60 दिनों तक बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि 60 दिनों की अवधि कब शुरू होगी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 2020 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां और सुझाव देने की अंतिम तिथि को लेकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। अब समझते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से तात्पर्य क्या है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसने प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। EIA किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उसे निपटने का उपाय करता है। ये योजना निर्माताओं के लिए एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके। इन रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय या अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंजूरी दे सकता है या नहीं। भारत में EIA का प्रारंभ 79 में नदी घाटी परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएं आदि को भी शामिल किया गया। भारत में EIA प्रक्रिया अनुवीक्षण, बेसलाइन डेटा संग्रहण, प्रभाव आकलन, शमन योजना, EI रिपोर्ट, लोक सुनवाई आदि चरणों में संपन्न होती है। पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा 1972 के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने जल प्रदूषण 1974 और वायु प्रदूषण 1981 को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र ही कानून बनाए।
लेकिन वर्ष 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा ही देश ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाया। अब जानते हैं कि स्टॉकहोम घोषणा क्या है। स्टॉकहोम घोषणा 1972 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत ने वर्ष 1994 में अपने पहले EIA मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और प्रदूषण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक विधिक तंत्र स्थापित करता है। प्रत्येक विकास परियोजना को पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए EIA प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। EIA के पूर्व मानदंड की समस्याएं क्या हैं, अब ये जानते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया पूर्व में भी कई बार संदेह के घेरे में रही। उदाहरण के लिए पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित हानिकारक प्रभावों से संबंधित EIA प्रक्रिया का आधार प्रायः कम दक्ष सलाहकार एजेंसियां होती हैं, जो इसका प्रयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं तथा सरकार को वास्तविक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराती। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक क्षमता का अभाव समस्या को और अधिक कठिन बना देता है। दूसरी ओर परियोजना के निर्माणकर्ताओं की शिकायत है कि EIA प्रक्रिया ने उदारीकरण की भावना को न्यून कर दिया है, जिससे लाल फीताशाही और नौकरशाही को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2014 में परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुमोदन में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उभरी थी। पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदे के प्रावधान इस प्रकार हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 EIA प्रक्रिया पर लाल फीताशाही और नौकरशाही के लिए कोई ठोस उपाय नहीं करता। इसके अतिरिक्त ये पर्यावरण सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है। हालांकि सरकार अब इस अधिसूचना के जरिए अन्य परियोजनाओं के लिए भी रणनीतिक शब्द का प्रयोग कर रही है। नए मसौदे के तहत उन कंपनियों या उद्योगों को भी क्लियरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं, और इसे पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कहा जाता है। इस मसौदे में ये कहा गया है कि सरकार इस तरह के उल्लंघनों का संज्ञान लेगी। हालांकि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन या तो सरकार या फिर खुद कंपनी द्वारा ही रिपोर्ट किए जा सकते हैं। नए मसौदे के तहत पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली परियोजनाएं भी अब मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेंगी। ये बिना मंजूरी के संचालित होने वाली परियोजनाओं के लिए मार्च 2017 की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन है। अब जानते हैं कि प्रस्तावित मसौदे की आखिर समस्याएं क्या हैं। किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में सरकार को ऐसे कानूनों पर जनता की राय लेनी होती है जिससे बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना होती है, और कानून के प्रावधानों में उन्हें भागीदार बनना होता है। परंतु प्रस्तावित मसौदे में सरकार ने जनता के सुझावों के लिए तय समय सीमा को कम करने का प्रयास किया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित नई अधिसूचना पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में लोगों के अधिकारों को छीनकर उनकी भूमिका को बहुत कम करती है। सरकार ने प्रस्तावित मसौदे के जरिए अन्य परियोजनाओं के लिए भी रणनीतिक शब्द का प्रयोग किया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 के तहत अब ऐसी परियोजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी जो इस श्रेणी में आती है।
इसकी सबसे बड़ी हानि ये है कि अब पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। उद्योग ऐसी परियोजनाओं को रणनीतिक बताकर आसानी से अनुमति ले लेंगे। इसके अतिरिक्त नया मसौदा विभिन्न परियोजनाओं की एक बहुत लंबी सूची पेश करती है, जिसे जनता के साथ विचार विमर्श के दायरे से बाहर रखा गया। उदाहरण के तौर पर देश की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में सड़क या पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी। एक चिंता ये भी जाहिर की जा रही है कि विभिन्न देशों की सीमा से 100 किलोमीटर की हवाई दूरी वाले क्षेत्र को बॉर्डर क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके कारण उत्तर पूर्व का अधिकांश क्षेत्र इस परिभाषा के दायरे में आ जाएगा, जहां पर देश की सभी घनी जैव विविधता पाई जाती है। इसके अंतर्गत सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण को EIA मसौदे के तहत मंजूरी लेने के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने ये सारे प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के लिए बने मूल कानून के साथ ही गंभीर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार को पर्यावरणविदों के द्वारा रेखांकित की गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मानवीय जीवन के गरिमामयी विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण अति आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020 की समीक्षा को यहीं विराम देते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दोहों के साथ इस समीक्षा को पूर्ण विराम देते हैं। नदियाँ मुझसे कर रही चुभता एक सवाल, कहाँ गया पर्यावरण, जीना हुआ मुहाल। तान कुल्हाड़ी है खड़ा, मानव जंगल खोर, मिट रहा पर्यावरण, चोर मचाए शोर। पर्यावरण मिट रहे, रेतासुर कंगाल, सिसक सिसक नदियाँ करें सबसे यही सवाल। कूड़ा करकट फेंकते नदियाँ में सामान, फिर बांटे सब और हम पर्यावरणीय ज्ञान। दूषित पर्यावरण से रोग हजारों होए, तन मन धन सब मिटत है, चैन खुशी सब खोए। ओजोन क्षरण से हुआ तापमान अति तप्त, दूषित है पर्यावरण, जीवन है अभिशप्त। वृक्षारोपण कर करे उत्सव की शुरुआत, पर्यावरण की सुरक्षा सबसे पहली बात। पृथ्वी माता जगत की हम सब हैं संतान, पर्यावरण संवारिए दे इसको सम्मान। जलवायु पर्यावरण वृक्ष जीव इंसान, पर्यावरण बचाइए तभी बचेगी जान। आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि अपने प्रयासों द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य लिखें। समय समय पर आपकी राय इन प्रयासों को गति प्रदान करती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।